आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का वीडियो 3 पार्ट 3। नहीं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संतुलित समीकरण। लास्ट वीडियो में संतुलित समीकरण भी पढ़े थे, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए ये भी पढ़े थे, कुछ उस पर प्रैक्टिस सेट भी बनाए थे। आज होगा उसके आगे का पार्ट वीडियो 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संतुलित समीकरण हो गया हुआ, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग असंतुलित समीकरण। क्या पढ़ेंगे? असंतुलित समीकरण। ध्यान से देखिएगा, कोई भी समीकरण जो होता है उसमें मैक्सिमम समीकरण असंतुलित ही होता है। असंतुलित कहने का मतलब है, पहले से आप लोग जानते हैं कि जितना तत्व अभिकारक में होता है उतना ही तत्व में से मिला जुला के प्रतिफल बनता है। तो जो तत्व अभिकारक में रहेगा वही तत्व क्या आएगा, मिला जुला के जो बनाना होगा प्रतिफल में बनेगा, अपना से कोई नया तत्व नहीं बनेगा। जब तक बायां साइड मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक दाहिना साइड भी नहीं होगा। अगर हम सब्जी में आलू का सब्जी बनाते हैं तो ऑटोमेटिक जाते जाते कहते मशरूम हो जाएगा? नहीं, आलू का सब्जी बनाएंगे गल के पच के चाहे जैसा बनना हो उसमें आलूए रहेगा। वैसे ही अगर हम लोग कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं, अभिकारक में अगर कार्बन डालेंगे ऑक्सीजन डालेंगे तो जो बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बनेगा। हाइड्रोजन डालेंगे, क्लोरीन डालेंगे, नाइट्रोजन डालेंगे, जो बनेगा यही तीनों के मिला के ही बनेगा। अपना से कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो जाएगा। दूसरा नंबर चीज हम लोग जाने थे कि संतुलित समीकरण में क्या हुआ था कि जो तत्व बायां साइड होता है वही दाहिना साइड होता है, ये तो फिक्स नियम है। तो बायां साइड जितना तत्व होता है उसके परमाणुओं की संख्या जितनी होती है, परमाणुओं की संख्या करने का मतलब है कि अभिकारक में अगर 3 गो नाइट्रोजन है तो प्रतिफल में भी क्या गो नाइट्रोजन होना चाहिए? 3 गो। अगर अभिकारक में 5 गो ऑक्सीजन है तो प्रतिफल में भी क्या गो ऑक्सीजन होना चाहिए? 5 गो। अगर इसकी संख्या ऊपर नीचा होती है तो हम लोग खुद से उसमें अणु लगाते हैं। देखो, शुरू में जो हम लोग लगाते हैं उसको अणु बोलते हैं और जो अपने लगल लाता है उसको परमाणु बोलते हैं। या फिर कह लीजिए कि उसको ना जो अपना से लगाते हैं उसको मोल भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, हम यहाँ पर अपना से समीकरण संतुलित करने के लिए लगा दिए 3। हम लोगों का अधिकार कभी भी यहीं पर ना होता है, कभी पर शुरू में होता है। तो यहाँ पर हो गया कि N2 का कै गो मोल है? 3 गो। शुरू में जो हम लोग लगाते हैं उसको मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। तो जब भी समीकरण बनता है, अभिकारक से प्रतिफल बनता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जितना नाइट्रोजन हमने दिया था उतना नाइट्रोजन आया नहीं। जस्ट लाइक अगर आप पानी उबालने जाते हैं, अगर आप 100 ग्राम लेकर पानी खूब खौला दीजिए, पानी उबालने के बाद फिर पानी को निकालिए, पानी को फिर वो क्या करते हैं, माप तौल कीजिए, तो पानी कमेगा कि पानी बढ़ेगा? कमेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें वेपराइजेशन हो गया, वाष्पन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, पानी कम गया। अब उसके बाद अगर हम चाहे कि हम 1 लीटर पानी रखे थे, 1 लीटर हमको आए, तो हम कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कि 1000 ग्राम था, हमने पानी खौलाने के लिए 1000 ग्राम रखा, पानी खौल रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको हीटिंग बोलते हैं। बताया था ना कि इसका मतलब है गर्म करना। अब पानी गर्म करने के बाद जब हम पानी नीचे उतारे तो पानी हो गया 800 ग्राम। पानी कितना हो गया? 800 ग्राम। अब हम चाहते हैं कि जितना हम बायां में दिए हैं उतना ही दाहिना में रहना चाहिए, तो हम अपना से क्या करेंगे? 200 ग्राम ऐड करेंगे, है ना? तब ना दोनों जाके संतुलित होगा कि जितना रखे थे उतना आया। तो खुद से जब हम मोल लगाते हैं तो उसको संतुलित कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित। ये चीज पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? संतुलित समीकरण दोनों ओर क्या होगा? समान। और दोनों अगर समान नहीं होगा तो वो होगा असंतुलित समीकरण। वो क्या हो जाएगा? असंतुलित। असंतुलित समीकरण।
असंतुलित समीकरण क्या है? दोनों ओर समान की असमान, दोनों ओर समान की असमान, असमान। याद रखिएगा, असंतुलित असमान, असंतुलित असंतुलित मत, संतुलित समान, संतुलित असंतुलित, याद रहेगा, संतुलित समान। दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो क्या हो जाएगा? संतुलित। और दोनों ओर असमान है तो असंतुलित। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मान लीजिए, जैसे हम इसके बारे में डिफिनेशन क्या कर सकते हैं कि असंतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। कोई दिक्कत? क्या कर सकते हैं बताइए? असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण वह समीकरण है, वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की क्या होती है? असमान होती है। क्या कोई दिक्कत? चाहे लिख सकते हैं समान नहीं होती। उस पर ठीक है, ये देखना जरा वीडियो में अथी बन रहा है क्या? शैडो बन रहा है क्या? तो वो बंद कर दो, वहां वाला कैमरा, खिड़की भी बंद कर दो, एसी ऑन कर दो, एसी का लाइन देना जरा। ये लाइट जला दो, खिड़की बंद कर दो। अब वो ठीक हो जाएगा। अब ये बंद करो, ये लाइट बन ही रहा है। हाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यही वाला चलाओ, वो ठीक हो जाएगा। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे मान जाओ जैसे मान जाओ हम लिखे H2 प्लस Cl2, ये मिल के बनता है HCl। मिल के क्या बनता है? HCl। यहां पर जरा देखिए, बाया साइड देखिए, बाया साइड ये अभिकारक है और ये क्या है? आपको अभिकारक और प्रतिफल में दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर समान होगी तो वो होता है संतुलित, असमान होगी तो असंतुलित। जैसे देखो, इसमें कौन कौन तत्व मौजूद है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। बायां साइड अगर हम देख लिए तो दाहिना साइड हमको देखने का जरूरी नहीं है, जो हम डालेंगे वही नहीं इधर भी बनेगा। ठीक सर। हाइड्रोजन कैगो बताइए? 2 गो। इधर क्लोरीन कैगो? इधर बताइए हाइड्रोजन कैगो, इधर क्लोरीन कैगो? लीजिए, क्या समान है? अगर एक भी तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान हो जाए, एक भी, तो असंतुलित समीकरण ही कहलाएगा। मान लीजिए यहां तक हाइड्रोजन भी असमान है, क्लोरीन भी असमान है। मान लीजिए हाइड्रोजन समान होता और क्लोरीन असमान होता तो ये असंतुलित समीकरण ही कहलाता। संतुलित तब कहलाएगा जब दोनों ओर समान हो सब। असंतुलित तब कहलाएगा जब एको गो असंतुलित हो जाए। बात समझ गए? अब बोलो, असंतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। बोलो, असंतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, असंतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें
समीकरण के दोनों ओर मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या। कोई दिक्कत है? संतुलित और असंतुलित में किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं। अब पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण से फायदे। रासायनिक समीकरण से क्या क्या फायदा है, इससे हम लोग देख के ही जानेंगे। रासायनिक समीकरण से फायदे। फायदा क्या क्या है? एक, कि रासायनिक समीकरण से हमको प्रत्येक तत्व के सूत्र या संकेत का जानकारी होता है। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का Cl होता है। बात समझ रहे? पहला फायदा कि प्रत्येक तत्व के सूत्र या संकेत का जानकारी हमको हो जाता है। कोई दिक्कत है? एक पहला फायदा क्या हुआ कि हमें क्या हो जाता है, सूत्र या संकेत की जानकारी, संकेत की जानकारी हो जाता है। दूसरा फायदा, रासायनिक समीकरण लिखने से कम समय की जरूरत होती है और कागज पर कम स्थान की जरूरत होती है। बात सही है कि नहीं? डायरेक्ट अगर हम ई लिख दिए तो हमको क्या हुआ, एक तो सूत्र या संकेत की जानकारी हो गया, दूसरा नंबर चीज क्या हो गया ना, कागज पर कम जगह। ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए तो, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यही ना लिखा हुआ है? यही ना लिखा हुआ है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से किसका निर्माण होता है? अच्छा, एक और देते हैं, पढ़ के बताइए। ये बेटा दे ये वाला, चलो चलो इसको पढ़ के बताओ। अभी नहीं पढ़ना। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? दोनों इधर बैठो। पिछला क्लास में आया था, शनिवार को आए थे। कहाँ थे? सोया था कि स्कूल गया था? कहाँ था जी? तुम आया था? कहाँ था? घरे था? क्यों? क्यों घरे था? क्लास बंद थी? घर वाला जानता है कि क्लास खुला हुआ था, तुम कब गायब था? जानता? देखो देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पूरा बात बताओ कि लिखा क्या हुआ है। यही नहीं लिखा हुआ है? अब मान देखो, ये लिखा हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन, अभी ले हमने लिखिए रहे हैं ना, के मिलने से, के मिलने से। और बताओ, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण, अभी ले हमने लिखिए रहे ना। इसको अगर डायरेक्ट लिखना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ओ तेरी, एक चीज का फर्क समझिए, समय का बचत, पेज का बचत हुआ ना। दूसरा फायदा कि समय की बचत होती या कागज पर कम स्थान की जरूरत होती है, तब पेज की भी बचत होती। एक बात। दो फायदा, पहला फायदा कि सूत्र या संकेत का जानकारी होगी, और दूसरा फायदा कि समय का बचत और क्या चीज का, पेज। और तीसरा बात, जो हमारा समीकरण होता है ना, ये
वर्ल्ड के कोई भी साइंटिस्ट पढ़ सकते हैं। क्या है कि इंग्लिश जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होता है। ABCD पूरा विश्व के लोग पढ़ते हैं, और जितना भी सूत्र या संकेत होता है पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज होता है। जैसे कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, पूरा वर्ल्ड में सेम होता है। अमेरिका में भी लोग पढ़ेगा तो ऑक्सीजन का क्या पढ़ेगा O, कार्बन का क्या पढ़ेगा C, नाइट्रोजन का क्या पढ़ेगा सेम, ठीक है। लेकिन ये वही पढ़ पाएगा जिसको हिंदी आता है। हिंदी हम लोगों का लैंग्वेज है, हिंदी पूरे विश्व में नहीं चल रहा। आपको कोई बंगाली भेंट हो जाए जो प्योर बंगाली हो, बंगाल में चले जाइए तो वो बोलेगा, कुछ कुछ हिंदी से मिलता जुलता है तो कुछ कुछ आपके पल्ले पड़ेगा, कुछ कुछ ना पड़ेगा। आप भी ओकरा बोलिएगा, ओकरा भी पल्ले ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है साउथ इंडिया में, जहां लोग क्या नाम लिखा हुआ है, जनरल मलयालम। साउथ इंडिया में जाइएगा तो मलयालम, ये सब जो कन्नड़, ये सब जो लैंग्वेज होता है वो कॉथी बोलेगा आपको पल्ले ना पड़ेगा। तो जब उसका भाषा आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो वैसा ही है, हम लोग भी उसको बोलेंगे तो उसको भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आखिर इंडिया के बाद अगर छोड़ दिया जाए, दूसरा देश में चलता है, मान लीजिए अमेरिका में ओनली इंग्लिश चलता है, और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, इंडिया में भी, इंग्लैंड में भी, मतलब अमेरिका में भी, चाइना में भी। इंग्लिश जो होता है ना ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो ECOH सब इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड। तो हम लोग ई लिख के भेज देंगे, ई कॉथी लिखल है, अगर के हिंदी आता रहेगा तब ना पता चलेगा। आपको कुछ हो ई, हम लोगों को जैसे नहीं आता है, कुछ बच्चा को आता होगा, अब पता ना कथी लिखा है, कहीं गाड़ी उड़ी ना लिखा जाए, मिल के आहाई बना, पता ना कथी बना, कुछ लिखल है कि, चलिए बात नहीं करो। तो ये क्या हो गया, समय और पेज का बचत हो जाता है। तीसरा नंबर चीज समीकरण से ये फायदा है कि ऑल ओवर विश्व में एक ही प्रकार के सूत्र या संकेत का यूज होता है। इंडिया में अगर कार्बन का C है, अमेरिका में भी C है, इंग्लैंड में भी C है, जितने भी विश्व है, विश्व के जितने भी देश है, सब में क्या है, कार्बन का C है, और जिसका जो है वही है। लेकिन हिंदी तो सबका नहीं है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज से ज्यादा साइंटिस्ट को समीकरण समझ में आता है कि C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक बार में जान जाएगा। लेकिन क्या अब लैंग्वेज को एक बार में जान पाएगा, नहीं। उसके लिए उसको इंडिविजुअल अच्छा मान लीजिए हम हिंदी में पढ़ा रहे थे, हिंदी में लिख दिए, जो असम में पढ़ा रहा होगा वो आसामी में लिख रहा होगा, जो बंगाल पढ़ा रहा होगा वो बंगाली में लिख रहा होगा, कन्नड़ वाले लोग कन्नड़ में लिख रहा होगा। तो वैसे तो उसका भी लैंग्वेज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उसका भी लैंग्वेज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर सब C+O2 का CO2 लिख के दे देगा तो हम लोग भी समझ जाएंगे, मेरा वो भी समझ जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के सूत्र या संकेत का यूज होता है, जिसके कारण विश्व के सभी वैज्ञानिक क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। विश्व के सभी वैज्ञानिक आसानी से क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं। पहला फायदा सबसे बड़ा, सूत्र या संकेत का क्या रट्टा मारना पड़ेगा। दूसरा फायदा समय के बचत, चाहे पेज का बचत। तीसरा विश्व के सभी वैज्ञानिक इसको क्या कर लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जी पीछे शुतुरमुर्ग, दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो रासायनिक समीकरण से होने वाले फायदे हम लोग जान गए, और इसके बाद
रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, ध्यान से देखो। रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचना, रासायनिक समीकरण से हम लोग क्या क्या सूचना प्राप्त होता है, मतलब उससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है। पहला जानकारी, हमको सूत्र या संकेत की जानकारी हो जाता है, कोई दिक्कत? सूत्र या संकेत की जानकारी हो जाता है। दूसरा, हमें पता चल जाता है कि अभिकारक कौन कौन है और प्रतिफल कौन कौन है। जो जो इसमें पता चला वही बात को लिखना है। इसमें हम लोग को कौन क्या पता चल जाता है कि अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। तीसरा जानकारी, हमें यह भी पता चल जाता है कि अभिकारक में किस तत्व के कितने परमाणु भाग लिया और प्रतिफल में कौन से तत्व के कितने परमाणु बना। हालांकि बनने के बाद वो कम ही हो जाता है, नहीं बन जाता है। तो मतलब दोनों को मिलाकर अगर लिखिए तो यह समीकरण के परमाणुओं के अनुपात की जानकारी देता है, मोलों के अनुपात की जानकारी देता है, मोल मतलब यहां जो लगा रहता है, मोल के अनुपात की जानकारी देता है, और द्रव्यमान के अनुपात की भी जानकारी देता है। द्रव्यमान मतलब कितना न 1000 ग्राम दिए 800 ग्राम बना, तो कितना दिए और कितना बना। तो तीन चीज की जानकारी देता है। एक क्या क्या, परमाणुओं के अनुपात की जानकारी देता है ना। दूसरा क्या देता है, मोल के अनुपात की जानकारी देता है। तीसरा क्या देता है, द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देता है। कोई दिक्कत? यही तो सूचना प्राप्त हो रहा है, और भी कोई सूचना है नहीं। सूचना का मतलब होता है इससे हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। समीकरण पे ध्यान दीजिए, यह हमें संकेत की जानकारी देता है, हुआ। दूसरा, अभिकारक में कौन भाग ले रहा है और प्रतिफल में कौन बन रहा है, इसकी जानकारी देता है। यह तत्वों के परमाणुओं के अनुपात की जानकारी देता है। परमाणु का अनुपात मतलब कितना दिए और कितना बना। मोल के अनुपात की जानकारी देता है, द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देता है। में 6-7 को लिखल है। हम लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे थोड़ा लिख के छोड़ देंगे, सबके अलग अलग छाटेंगे। जैसे ना लड़का में पेज पुराना रहता है तो गाय दूध देती है, गाय एक चौपाया जानवर होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, एक ले चल एक पन्ना। गाय के एक पूछ होते हैं, एक लाइन, एक ही लाइन छोड़ के लड़का सब लिखवो करता है। गाय के 2 आंख होते हैं, और से ना हो तो लड़का सब और पेज पुराना है तो एक आंख बाया होता है, एक आंख दाहिना होता है। ठीक बीचे बीच में नाक होता है, नाक में 2 छेद होता है। इसको क्या कहें, तोड़ के पेज पुराना नहीं। और जब हम लोग थोड़ा सा सियान हो जाता है तब एक के बार में समेट देते हैं कि गाय चौपाया जानवर होती है, इसके 2 आंख, एक नाक, एक मुंह, क्या बड़ा शरीर, तो एक पूंछ होता है। 2 लाइन में कहानी खत्म है। लेकिन लड़का सबको लगता है कि उसको बहुत जानकारी हो गया, वो एक के बतवा को पूरा लिखेगा नहीं। आज मान जाइए कि आज हमसे पूछे कि क्लास में कौन कौन आया था, तो आज क्लास में ई नाम लेके आया था, है ना, तो बोलेंगे क्लास में आज ई आई थी। उसके बाद नहीं, क्लास में फिर ई आई थी, वो ब्लू कलर के टी शर्ट पहनी थी, फिर ई आई थी। क्या कर रहे हैं? इसको अगर एग्जाम में लिखना हो तो यह सूत्र या संकेत की जानकारी देता है। दूसरा लिखेंगे, इससे यह पता चलता है समीकरण से कि अभिकारक कौन कौन है। तीसरा लिखेंगे, पता चलता है कि प्रतिफल कौन कौन है। चौथा लिखेंगे, इससे हमें परमाणुओं के अनुपात की जानकारी मिलता है। पांचवा लिखेंगे, इससे हमको मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। छठा लिखेंगे, इससे हमें द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी मिलता है। इतना ढड्डर हो जाएगा, एग्जामिनर चेक करेगा और लड़का बहुत जाने छो, पूरा नंबर नहीं, शॉर्ट शॉर्ट घुसा देगा, दिक्कत हो जाएगा।
कहा से बाब कोई दिक्कत? प्राप्त होने वाली सूचना समझ गए? प्राप्त होने वाली सूचना समझ गए। आगे आइए, हम लोग पढ़ते हैं संतुलित समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तो हो गया है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या पढ़ते हैं? संयोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चाहे मिले जयगो बने एक बने, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या कह सकते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, हाँ अच्छा, मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करें, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। हालांकि एक बात समझना बच्चा लोग, तत्व और यौगिक में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे देखो, अकेले रहेगा तो तत्व, अकोनों के जोड़े मिल जाता है तो उसको यौगिक कहते हैं। जैसे ई क्या है? तत्व, अकेले है कार्बन। ई क्या है? तत्व, दोनों है तो ऑक्सीजन है ना, लेकिन इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेगा तो तत्व बनेगा कि यौगिक बनेगा? यौगिक बनेगा। तो एक नए यौगिक का निर्माण करें। क्या करें? नए यौगिक का निर्माण करें, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, मान जाओ कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। दो गो मिल के एगो बना, मिले चाहे जयगो, बनना कैगो चाहिए? एक। तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? दो गो मिलके एगो बन जाए तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? दुल्हा कन्या कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। एगो टूट के दो तीन गो बन जाए तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जिसे वो दिन देखो सब संयोजन अभिक्रिया। उसको बोले कि चलो ये पर बैठो, दोनों आराम से उठाए, गुटुरगु वहां बैठ गया। ठीक है? हेलो, दिखाई दे रहा है? हाँ सुन, हाँ अमरनाथ के दोनों कबूतर है, दोनों अमर है। देखो, जहां जाता होगा एगो चॉकलेट खरीदता है, कुरकुरा के आधा उसको खिलाता है, आधा अपने खाता है। सही बात है। बहुत दोस्ती है। वो कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं है? हाँ तब है। और उसको है कि नहीं? बदला को तुम ज्यादा उसको मानता है कि वो ज्यादा तुमको मानता है? ज्यादा वो मानता है तुमको। देखिए क्या दोस्ती है। हाँ? एक जोड़े रहता है। क्या हुआ? आता भी साथे है, जाता साथ है, बैठता साथे है। अगला महीना बकरीद है, जब तक वो खाएगा नहीं तब तक वो नहीं खाएगा। इमरान, सही बात है ना? अब सही बात है, दोस्ती हो तो ऐसा। क्या जी? तो दोनों गोरा जौरे बैठल है तो कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलके
एक नए तत्व का निर्माण करे। कौन सी अभिक्रिया? नए तत्व के गुण देखो, ये कार्बन है, ये अलग तत्व है, ये ऑक्सीजन है, अलग तत्व है, मिल के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये अलग तत्व है, मतलब गुण चेंज हो गया ना इसका। अच्छा, जो कार्बन का गुण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का गुण थोड़े, जो ऑक्सीजन का गुण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का गुण थोड़े, ये अलग है, ये अलग है, दोनों मिल गया तो ये अलग है। तो नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के गुण, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते। कोई दिक्कत? नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न। ये देखो कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। एगो बनना चाहिए, बात खत्म। इन्ने चाहे जय गो मिले, बनना क्या गो चाहिए? एगो। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलके एक नए तत्व का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया को एक दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? दू गो जुड़ के एगो बने था संयोजन, क्या हो गया? संयोजन। दू गो जुड़ के एगो बने था संयोजन। अच्छा, टूटियो तो सकता है, टूटियो तो सकता है। मान लीजिए कोनो को तोड़ दिया, मान लीजिए कि CO2 को तोड़ दिए तो कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो एगो टूट के दू गो बन गया, ब्रेकअप हो गया, झगड़ा हुआ, कार्बन उन्हें भाग गया, ऑक्सीजन उन्हें भाग गया, तो ई क्या हो गया? टूट गया। तो इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रे कथी कर रहा है? आधार कार्ड से फोटो मैच कर रहा है। केकर आधार कार्ड लिया हुआ है? आदमी उतना भी अच्छा नहीं होता है जितना वो स्टेटस पर दिखता है, और उतना भी खराब नहीं होता है जैसा वो आधार कार्ड में दिखता है। तुम लोग जब बियाह करना ना तो कहना कि आधार कार्ड का फोटो भेजो, तब पता चलेगा कि लड़की कैसा नहीं। क्या जी? हम आधार कार्ड में तो 2012-13 के फोटो है। हाँ, तो वो अभी से ठीक है, ठाक है। उसमें दू गो जुड़ के एगो बनेगा तो कौन अभिक्रिया? संयोजन। एगो टूट के दू गो बनेगा तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन या कौन सी अभिक्रिया? अपघटन वियोजन या अपघटन। सुनो, संयोजन का मतलब अच्छा लग रहा है? संयोजन मतलब जुड़ना, अब वियोजन मतलब हाथ से तुम लोग समझो, हाथ ऐसे करो, बोलना ऐसे करेंगे तो समझना जुड़ गया, ऐसे करेंगे तो संयोजन की वियोजन बोलना है। बोलो, दो या दो से अधिक तत्व मिलके एगो कौन अभिक्रिया? भागो, वियोजन। जुड़ो, भागो। अब समझ गए? तो देखो तीर चिन्ह से समझिए, एगो टूट के दू गो बना, ध्यान दो, एगो टूट के कौन अभिक्रिया? वियोजन। दोनों का डेफिनेशन समझिए।
जब दो या दो से अधिक तत्व मिलके एक नए तत्व का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे C+O2 CO2 क्या है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया, जब एक तत्व टूट के दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण करे। तो एक बात बताओ, तत्व टूटेगा कि यौगिक टूटेगा? यौगिक टूटेगा, क्योंकि जब मिलल रहेगा कोनो से तब न टूटेगा। तो जब एक कोनो का टाइम दे ले कि कसम मसर अपने से करता है। सुनो, जब कोई एक यौगिक टूट के दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण करे, क्या कि यौगिक टूटेगा तो कभी बनेगा तत्व। जब कोई एक यौगिक टूट के दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण करे तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ब्रेकअप, लड़का लड़की का ब्रेकअप टूटा, लड़की अपना गलियारे, लड़का वियोजन की संयोजन, डिवोर्स क्या है? वियोजन की संयोजन, शादी तलाक वियोजन, शादी संयोजन, तलाक वियोजन। तो नैकी नैकी कन्या आएगी तो सबको मिला के अगर चलेगी तो कथी हो गया? संयोजन। अन्यथा बस खाई अपना बतरा के कमाई लजाई का है, वो लेके अलग चल जाएगी तो वो क्या हुआ? वियोजन। घर में देखते हैं, आपके घर में संयोजन परिवार है कि वियोजन परिवार है? सबका वियोजनो हो सकता है, अलग अलग है तो वियोजन, एक साथ है तो संयोजन। कभी कभी कुछ मामला में संयोजन होता है, कुछ मामला में वियोजन होता है। जैसे मार करना है तो संयोजन, सब एक के है। खाना खाना है तो वियोजन, सब अपन अपन चूल्हा में बना रहा है कि नहीं? तो शादी क्या है? संयोजन। तलाक क्या है? बदला इमरान के दोस्ती कथी है? संयोजन। आ दोनों लड़ लेगा तो बाद में कथी हो जाएगा? वियोजन। लड़ना नहीं, मतलब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। संयोजन वियोजन में जाने तो चलो ठीक, बात समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट